संसद भवन परिसर में जी राम जी बिल को लेकर जोरदार हंगामा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब संसद भवन परिसर में विपक्ष का ये प्रदर्शन और इस पे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, साथ में आप देख रहे हैं इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य दलों के नेता, जिसमें धर्मेंद्र यादव से लेकर टीआर बालू तक सब नजर आ रहे हैं। क्या बोलना चाहिए? देखिए, हमारी सरकार कभी भी चर्चा से विपक्षी दलों का जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। सोनिया गांधी खुद इस प्रदर्शन में धर्मेंद्र यादव सर, इसीलिए आपको लाइव करना है, अभी नहीं चाहते कि मीडिया चलाए। अधिकार छीनना बंद करो, मनरेगा वापस दो, अधिकार छीनना। तो सुना आपने किस तरीके की नारेबाजी हो रही है। महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पहले दिन से जब से ये सामने आई है खबर कि जो महात्मा गांधी मनरेगा स्कीम थी उसका नाम सरकार बदलकर और बदलावों के साथ अब विकसित भारत जी राम जी कानून बनाने जा रही है, तभी से लगातार विपक्ष की तरफ से प्रदर्शन ऐसे ही जोरदार तरीके से किया जा रहा है। महात्मा गांधी के अपमान से विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को जोड़ दिया है। दिखाते हैं आपको मौके से एबीपी न्यूज संवाददाता मोहित राज दुबे की एक रिपोर्ट। लाइव करना है, अभी नहीं चाहते कि मीडिया चलाए। संसद भवन के गांधी प्रतिमा से विपक्षी दलों का मनरेगा के मुद्दे पर मार्च शुरू हो चुका है और इस मार्च की अगुवाई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। तस्वीरों में इस वक्त आप देखेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तमाम विपक्षी दलों के सांसद मौजूद हैं। सदन के भीतर जो है विकसित भारत जी राम जी करके नया विधेयक लाया गया है। चर्चा इसकी पूरी हो चुकी है, मंत्री को जवाब देना है और उससे पहले संसद भवन के भीतर जोरदार मार्च जो है विपक्षी दलों के सांसद कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हाथों में बैनर, हाथों में पोस्टर लेकर जो है विपक्षी दलों के सांसद यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए आपको नजर आएंगे। तमाम जो सांसद हैं वो चल रहे हैं। किरण रेड्डी मौजूद हैं, किरण रेड्डी से बात करते हैं। किरण रेड्डी, क्या कहेंगे? हाथ में बापू की तस्वीर और मार्च कर रहे हैं आप। हम लोग महात्मा गांधी जी जो नरेगा में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में जो महात्मा गांधी जी को हटाना चाहता है और नरेंद्र मोदी जी, इसलिए हम इधर प्रदर्शन कर रहे हैं गांधी स्टैचू से मकर द्वार तक। इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं गांधी स्टैचू से मकर द्वार तक। इमरान प्रतापगढ़ी भी मौजूद है। इमरान भाई, क्या कहेंगे आप? ये सरकार तो कह रही है कि हम सुधार चाहते हैं, करप्शन को खत्म करना चाहते हैं मनरेगा में। करप्शन खत्म करना चाहते हैं तो बिना नाम बदले आप करप्शन नहीं खत्म कर सकते। महात्मा गांधी का नाम मिटा करके आप करप्शन खत्म करेंगे? ये सरकार थेथरई कर रही है। दरअसल सरकार को गांधी के नाम से दिक्कत है, लेकिन आप गांधी का नाम कहां से मिटाएंगे? आप गोडसे की विचारधारा को इम्प्लीमेंट करने के लिए गांधी का नाम मिटाना चाहते हैं, लेकिन आप मिटा नहीं पाएंगे। गांधी इतनी बड़ी शख्सियत है कि दुनिया के दिल में बसते हैं गांधी। आप गांधी का नाम मिटा नहीं पाएंगे योजना से नाम हटा करके। देखिए, राम का नाम लेकर के और जिस व्यक्ति ने प्राण त्यागते हुए हे राम बोला हो, आप उसको उसके नाम पर चल रही योजना को, जिस योजना को हमारी नेता सोनिया जी ने गरीबों के घर के अंदर सीधे दिया जलाने का प्रयास किया हो, उसको बर्बाद कर दिया। जी राम जी बिल के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी सामने आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, गरीबों का हक छीनने की कोशिश की जा रही है, हम लोग लड़ेंगे, आंदोलन होगा। ये मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। हर राज्य, हर जिले में आंदोलन होगा। कांग्रेस की तरफ से जोरदार हुंकार भरी जा रही है। अभी तक तो ये संग्राम संसद में दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी मंशा साफ कर दी है। अगर ये मामला ऐसे ही आगे बढ़ा तो विपक्ष चुप नहीं बैठेगा। हर राज्य, हर जिले में आंदोलन किया जाएगा। मनरेगा का बदलने का या नाम बदलने का नहीं है, ये अपने हकूक है, राइट टू वर्क। ये जो हक हमने दिया था उस हक को छीन ले रहे हैं, और जो हक को छीन लेता है आज वो डिमांड ड्राइवन, यानी उनको जब चाहे वो देंगे, नहीं तो नहीं। और ये कहेंगे कि भाई कोई मांग रहा नहीं इसलिए नहीं दे रहे, तो ये लोगों के राइट को छीन रहे हैं, हक को छीन रहे हैं।
ये मुद्दा बहुत बड़ा है और गरीब लोगों के लिए, खास करके जो पिछड़े दलित काम करते थे और इवन अदर कम्युनिटीज, उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल है। इसीलिए इसके लिए हम लड़ेंगे, आखिरी तक लड़ेंगे, सड़क पर लड़ेंगे। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं और आशीष से जरा समझते हैं। आशीष, वाकई में मुद्दा ऐसा है जो सीधे जनता से जाकर जुड़ता है, और अगर इस मामले को लेकर विपक्ष की तरफ से तेवर ये दिखाए जा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ संघर्ष या फिर ये विरोध प्रदर्शन संसद तक सीमित नहीं रहेगा, अगर सरकार पीछे नहीं हटती तो फिर विपक्ष जो है वो सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगा, क्या माना जाए? अभी भी कंट्रोल सरकार के हाथ में है, क्या ये बिल सरकार आज पास करा ले जाएगी या फिर इसको स्थायी समिति के पास भेजा जा सकता है? सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं आशीष? नहीं, स्थायी समिति भेजने का तो कोई भी गुंजाइश नहीं है रोमाना। इसको बड़ी राजनीतिक लड़ाई जरूर विपक्ष बनाना चाहता है और यही वजह है कि आप देखें आज खुद सोनिया गांधी ने इस मार्च को ज्वाइन किया। जबकि मार्च शुरू हुआ गांधी की स्टैचू से लेकर के मकर द्वार तक, जहां से अमूमन ज़्यादातर सांसदों को आना जाना है, और वहां पर सोनिया गांधी ने पूरी इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं की तस्वीरें आपने दिखाई किस तरह से वहां इकट्ठा होकर के इसका विरोध किया। लिहाजा मैं यही बात कह रहा हूं आपसे कि इसको बड़ी राजनीतिक लड़ाई में कन्वर्ट करना चाहता है विपक्ष, लेकिन सरकार की मंशा साफ है। हमें जो आज जानकारी मिली है उसके मुताबिक लोकसभा में तकरीबन आप मान के चलें 12:15 साढ़े 12 के आसपास अगर हाउस इन ऑर्डर रहता है तो मंत्री की तरफ से शिवराज सिंह चौहान सरकार की तरफ से जवाब देंगे और उसके बाद बिल पर वोटिंग होगी। सरकार के पास नंबर है, लोकसभा में उनके पास मेजॉरिटी है, सरकार पास करा लेगी और इस बात की प्रबल संभावना है कि आज ही इसको राज्यसभा में भी चर्चा के लिए लगाया जाए और संभव है कि कल तक इसको पास करा लिया जाए। तो कहीं पर भी इस मामले को लेकर पूरा मामला जो है वो नंबर गेम पर आएगा और जब नंबर गेम की बात आती है तो फिर पार्टियों की तरफ से अपने सांसदों को लेकर व्हिप भी जारी की जाती है। इसको लेकर क्या है अपडेट आशीष? जी हाँ, व्हिप तो जारी है पहले से। 19 तारीख तक दोनों ही पार्टियों ने, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस पार्टी और सरकार ने पहले एक रोज पहले ही व्हिप जारी कर दिया था। और देखिए सरकार के पास नंबर्स हैं, एनडीए के पास इतने नंबर्स हैं कि बड़ी आसानी से वो पास करा लेंगे। बस ये है कि हल्ले हंगामे में ये पास होगा, दिन में वेल में उतर आएंगे, जिसको हम पार्लियामेंट्री भाषा में कहते हैं दिन में पास कराना। हल्ला हंगामा हो रहा होगा, विरोध प्रदर्शन हो रहा होगा, संभव है कि विपक्ष वॉकआउट कर जाए, उसके बाद भी सरकार के पास नंबर्स हैं। और फिर मैं जैसा आपसे कह रहा था कि संभव है कि इसके बाद राज्यसभा में आज ही पेश किया जाए और उसको आज से लेकर कल तक चर्चा कराने के बाद पास करा लिया जाए। एक और बड़ा महत्वपूर्ण जो चर्चा होनी है लोकसभा में, जिसमें प्रियंका गांधी भी आज बोलने वाली हैं, इसके अलावा वो प्रदूषण का मामला है, उस पर बाद में आएंगे आशीष। अभी जरा पहले ये वीबी जीराम जी जिसकी लेकर हम बात कर रहे हैं, इसी पर और आगे बात बढ़ा लेते हैं थोड़ा। ये जो वीबी जीराम जी बिल है, इसको लेकर संसद में आज घमासान मचना तय है। देखिए अभी संसद भवन परिसर में भी आप देख रहे हैं कैसे विरोध प्रदर्शन आज हुआ है सुबह में। विपक्ष आरोप यह लगा रहा है कि केंद्र सरकार मनमानी पर अड़ी हुई है, महात्मा गांधी का केंद्र सरकार अपमान कर रही है। ये विपक्ष के आरोप हैं, सुनिए। महात्मा गांधी का इंसल्ट कर रहे हैं, महात्मा गांधी की हत्या इन लोगों ने की, अभी इनका नाम मिटाने की साजिश। सरकार तो कह रही है कि ये तो जो मजदूरों के हित का बिल है, उनका रोजगार के दिन बढ़ाए गए, लेकिन दायित्व इन्होंने राज्यों पे डाला है और 40% गरीब राज्य ये मजदूरों के पैसे कैसे देंगे? अल्टीमेटली इसका नुकसान मजदूरों का ही होगा, क्योंकि राज्यों के पास उतना पैसा नहीं है कि वो उस पर खर्च कर सके। आज तक तो 90% केंद्र सरकार करती थी और अब एक बड़ा अच्छा सा नाम देने की कोशिश की गई है, जिस नाम को लेकर ये अपना ये काम उस बहाने कर रहे हैं और बापू का नाम हटाया, इससे सारे देश को दुख हुआ। तो विपक्ष के सांसद जो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं इस वीबी जी राम जी बिल को लेकर, वो तो आपने सुन लिया। वहीं इस पर सरकार जो है वो कैसे विपक्ष पर हमलावर है। बीजेपी की सांसद है कंगना रनौत, कैसे वो पलटवार विपक्ष पर कर रही हैं, ये जानिए अब आप। कंगना रनौत यहाँ पहुंची है, मनरेगा के नाम पर ये प्रदर्शन कर रहा है। मैम क्या कहेंगे? सामने प्रदर्शन भी हो रहा है उसी चीज पे लेकर के। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है पार्लियामेंट को ब्लॉक किया गया है। सभी के लिए बहुत ही असुविधा का ये एक तरह से सिचुएशन बना के रखी हुई है। यही गुंडागर्दी और यही
गुंडागर्दी से हम परेशान हैं। जब से हम नए सांसद जब से आए हुए हैं तब से यही गुंडागर्दी देख रहे हैं। बापू का नाम क्यों हटाया जा रहा है? वो कह रहे हैं कि जो है महात्मा गांधी का नाम हटा दिया अपमान है, कह रहे महात्मा गांधी का अपमान है। महात्मा गांधी का नाम हटाया देखिए, ये जो है पहले भी नाम बदले गए हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू के भी जो स्कीम्स थे उनके कांग्रेस ने खुद उनके नाम जो है वो अपग्रेड करे हुए हैं। और जैसे वक्त बदलता है, जैसे लोगों को सुविधाएं होती हैं, जैसे जो पूरी उसकी एक अपग्रेड कह लीजिए या किसी तरह से उसमें सुधार लाए जाते हैं, तो उसको एक न्यूनता देने के लिए, नूतनता देने के लिए जो है इस तरह के प्रभावशाली काम सरकार करती है। प्रधानमंत्री मोदी के ओमान दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी ओमान की राजधानी मस्कट में थोड़ी देर में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग जुटे हुए हैं इस ऑडिटोरियम में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है। इसके अलावा ओमान और भारत दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे में उस पर भी हस्ताक्षर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है जहां वहीं पर एबीपी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे मौजूद हैं। उनकी एक खास रिपोर्ट जरा आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं ओमान की राजधानी मस्कट में मौजूद हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के ओमान दौरे पर हैं और आज भारतीय समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इस वक्त मैं मस्कट के उसी एग्जीबिशन सेंटर में हूं जहां पर अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भारतीय समुदाय के लोग करेंगे। आप इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरह से बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से मस्कट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भारतीय समुदाय में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ओमान के सुल्तान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय मुलाकात होगी और इस मुलाकात के दौरान भारत और ओमान के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर दोनों नेता आपस में बातचीत करेंगे, उनकी समीक्षा करेंगे। कई महत्वपूर्ण समझौते होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन भारतीय समुदाय जो मस्कट में रहते हैं, ओमान के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, लगभग 6 लाख से ज्यादा की संख्या में भारतीय ओमान में रहते हैं, वो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें अपने आप में इस बात की गवाही हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और आप देखिए, एक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है मैत्री पर्व। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर लगभग 1 घंटे का वक्त बिताएंगे और इस दौरान भारतीय समुदाय के लोगों के साथ उनकी बातचीत होगी, उनका संवाद होगा। विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, मस्कट, ओमान। फिलहाल खबर दिल्ली से है जहां प्रदूषण के मुद्दे पर पॉलिटिक्स खूब हो रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दिल्ली के मंत्री हैं प्रवेश वर्मा, वो कह रहे हैं कि प्रदूषण से छुटकारे के लिए केजरीवाल सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं। हमारी सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है और हम कदम उठा रहे हैं। जो आप सामने देख रहे हैं, ये वो सारे काम हैं जो पोल्यूशन से निजात दिलाने के लिए कोई भी सरकार को करने चाहिए। चाहे वो कूड़े के पहाड़, फुटपाथ का रिपेयर, ई कचरा, यमुना की सफाई, सड़कों की मरम्मत, पार्कों की मरम्मत, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति, सड़कों की सफाई, नालों का निर्माण, नालों की सफाई, ड्रेनेज मास्टर प्लान, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, प्लास्टिक कचरा, इलेक्ट्रिक वाहन नीति, फ्लाईओवर, नई सड़कें, ये सारे काम जो आम आदमी पार्टी की सरकार को 11 साल में करने चाहिए थे, मगर केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 11 सालों में इनमें से एक भी काम नहीं किया। और देखिए, दिल्ली में वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए वाहनों पर सख्त पाबंदियां और जुर्माना तक लगाया जा रहा है। सभी दस्तावेज आपके पास हैं, फिर भी अगर दूसरे राज्य की आपकी गाड़ी है और BS6 वाहन आपका नहीं है, दिल्ली में घुसते साथ ही 20,000 का चालान काटा जाएगा। दिखाते हैं आपको संवाददाता वरुण की रिपोर्ट।
राजधानी दिल्ली में आज गाड़ियां जो एंटर हो रही हैं और दूसरे राज्य में रजिस्टर्ड हैं उनके लिए देखिए बड़ी मुश्किल चल रही है अगर वो भारत स्टेज यानी कि BS6 से नीचे की हैं। इस वक्त गाड़ी हमारे सामने रोकी हुई है दिल्ली पुलिस ने BS4 की। सर ये गाड़ी है BS4 है सर? BS4 पेट्रोल। BS4 पेट्रोल है। तो अब क्या होता है, मतलब अगर एंट्री का है कि BS6 से नीचे की नहीं जा सकती है गाड़ी और दिल्ली में मिली है तो सर अब आगे क्या होगा? इनका चालान होगा सर, नो एंट्री का। नो एंट्री का चालान होगा। सर कितने का होता है नो एंट्री का चालान? 20,000 का फाइन होता है। 20,000 रुपए का चालान होता है। सर 20,000 रुपए का चालान लगा, क्या कुछ जानकारी थी? क्या था? कुछ भी आइडिया नहीं था। आपकी गाड़ी खुद की है? नहीं मेरी नहीं, मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं तो 20,000 का चालान कट गया। कौन किसके लिए चलाते हो गाड़ी? तो बॉस के लिए चलाता हूँ। बॉस के लिए चलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए वो चालान जो कटता है प्रॉपर दिखा इन्होंने सर ये दिखाया, लेकिन ये PUC तो होना जरूरी है, लेकिन अब रूल ये है कि रूल चेंज हो गया। तो रूल क्या चेंज हो गया है? बार बार हम बता रहे हैं कि दिल्ली में अगर रजिस्टर्ड गाड़ी नहीं है और वो BS6 की नहीं है तो आपका चाहे पेट्रोल हो या डीजल हो आप कुछ भी बहस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्रैप 4 की जो इस वक्त सिलेबस था वो बदल गया है। दिल्ली में एंटर करने के लिए अब नया तरीके से आपको समझना होगा। अब 20,000 रुपए का वरना चालान कटेगा और इस गाड़ी का हमारे सामने 20,000 का चालान यहाँ पर कटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए वो पूरा इस वक्त नो एंट्री का जो चालान है वो कट रहा है। सीधे 20,000 रुपए का चालान है। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए नए नियमों का आज सख्ती से पालन करवाया जा रहा है और इसी कड़ी में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान जो विधायक का स्टिकर लगी गाड़ी थी उसका भी चालान काट दिया गया। बॉर्डर पर गाड़ी रोकी गई है। यहाँ पर विधायक का स्टिकर लगा हुआ है गाड़ी पे। विधानसभा उत्तर प्रदेश सचिवालय वैधता दिसंबर 2031 तक। चलिए विधायक जी की गाड़ी है तो एक बार बात करना तो बिल्कुल बनता है कि क्या कुछ है, लेकिन गाड़ी का अगर रजिस्टर्ड नंबर है वो हम देख लेते हैं। दिल्ली का ही है तो ऐसी कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, लेकिन सर क्या हुआ है इस गाड़ी में, क्या दिक्कत आई? ये उन्होंने रोकी। अच्छा ओके। ये BS4 डीजल है। क्या हुआ सर इस गाड़ी में? विधायक जी की गाड़ी BS4 डीजल में इन गाड़ी का फाइन बनता है NGT के तहत। अच्छा NGT के तहत? हाँ इनको BS4 डीजल गाड़ी है, इनका फाइन काटेगा इनका। हाँ इनका फाइन मैंने काट दिया। सर गाड़ी का नंबर? इनका नंबर दिखाऊंगा आपको। सनफरम डेवलपर कंपनी की गाड़ी है, लेकिन वही है तो इनसे बात कर लेते हैं। तो देखिए किसकी गाड़ी किसकी है, क्या नाम है? गाड़ी सनफरम कंपनी की गाड़ी है। विधायक जी का लगा हुआ है ना? हाँ लगा हुआ, ये VIP उसमें चलती है काफले वगैरह में। विधायक वाला ये जो लगा हुआ है ठीक है। हाँ तो ये अब मैं विधायक जी को लेने जा रहा था। कौन से विधायक जी? रवि शर्मा झांसी के। रवि शर्मा जी झांसी जी। अच्छा तो रवि शर्मा जी झांसी का उनके तो गाड़ी का चालान कट गया। कट जाए जो कटगा आप क्या करो। तो देखिए रवि शर्मा जी हैं झांसी के, जिनकी गाड़ी इस वक्त दिल्ली के अंदर एंटर करना चाह रही थी, लेकिन हालांकि दिल्ली रजिस्टर्ड है पर ग्रैप 4 के तहत चाहे कोई भी हो, देखिए अब विधायक का भी चालान कटा है तो आम जनता से लेकर सबका पॉल्यूशन तो देखिए सबका है, सबके सांसों में जा रहा है, तो अब भुगतना भी सबको ही पड़ेगा। तो सुन रहे थे आप, गाड़ी का चालान कटा, विधायक जी को लेने कह रहा है, ड्राइवर मैं जा रहा हूं, चालान उससे पूछा आपकी गाड़ी का कट गया, कह रहा है कोई बात नहीं चालान कट गया है, कटने दो, लेकिन वो तो विधायक जी को लेने जा रहा है। तो दिल्ली का रजिस्टर्ड नंबर था लेकिन वो गाड़ी जो है वो BS4 डीजल गाड़ी थी, तो BS4 डीजल गाड़ी जो है उस पर भी रोक है। तो संभल जाइए, अच्छे से नियम कायदा कानून जानने के बाद ही अपनी गाड़ी आप बाहर निकालिए। BS6 जो वाहन है सिर्फ वही दूसरे राज्यों के दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं। BS6 के नीचे के वाहन दिल्ली में उनकी एंट्री पर रोक है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर ये सख्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन सवाल ये क्या इस सख्ती से दिल्ली के प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी? और वो मुक्ति तभी मिलेगी जब ये जो नियम बना दिए गए हैं, ये सख्तियां बढ़ती जा रही हैं, इन सख्तियों को पूरी सख्ती से लागू भी करवाया जाए, वरना तो कोई फायदा है नहीं। मैंने पहले भी आपसे बात कही थी कि डॉक्टर के पास जाएं आप, डॉक्टर दवा दे। अब अगर दवा मिल गई और दवाई खाई नहीं तो क्या फायदा ऐसी दवाई का? और यही हाल इस बार प्रदूषण को लेकर भी है कि नियम बना दिए लेकिन अगर नियम लागू नहीं किए तो क्या फायदा ऐसे नियम का? बीमारी तो फिर उससे दूर होगी नहीं, बिना दवाई खाए जैसे बीमारी दूर नहीं होगी वैसे ही बिना नियमों का पालन करवाए प्रदूषण पर कोई असर नहीं पड़ेगा, प्रदूषण कम नहीं होगा। दूसरे राज्यों के BS6 से नीचे के वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर रोक। बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के पेट्रोल डीजल दिल्ली के पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा। सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम नियम लागू करना अनिवार्य। निर्माण सामग्री लाने वाले वाहनों को भी दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी, उन पर भी रोक। और इस बीच ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 10 तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। महिपालपुर, इंडिया गेट,
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नजफगढ़ इलाका, कश्मीरी गेट इलाका, आईटीओ से लेकर धौला कुआं, आनंद विहार, आरके पुरम, अक्षरधाम तक की तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली में प्रदूषण, कोहरा, संकट ये गहरा है। तो सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में कितना कोहरा है और कितना प्रदूषण का उसमें घालमेल है कहना मुश्किल है, लेकिन कुल मिलाकर विजिबिलिटी कम होती हुई और दिल्ली पर संकट गहराता हुआ आपके सामने ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां किराएदार ने मकान मालकिन की हत्या कर दी और फिर शव को सूटकेस में भरा और बेड में छिपा दिया। ये मामला गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसाइटी का है, जहां किराएदार ने 4 महीने से किराया चुकाया नहीं था। जब मकान मालकिन किराया मांगने घर पर गई तो किराए पर रहने वाले पति पत्नी ने उसकी हत्या कर डाली। राजनगर एक्सटेंशन की ओरा काई मोरा सोसाइटी में उमेश शर्मा के 2 फ्लैट, एक फ्लैट में वो खुद रहते हैं जबकि दूसरा फ्लैट उन्होंने अजय गुप्ता और उनकी पत्नी आकृति गुप्ता को किराए पर दिया था। पिछले 4 महीने से दंपत्ति ने किराया नहीं चुकाया। उमेश शर्मा की पत्नी दीपशिखा शर्मा किराया मांगने अपने मकान पर गई और इस दौरान उनका किराएदारों से कुछ विवाद हुआ। जो किराएदार दंपत्ति थे उन्होंने हत्या कर दी मकान मालकिन की और शव को सूटकेस में भरा और बेड के नीचे छिपा दिया। तो बकाया किराया मांगा था और इसकी सजा के तौर पर मौत के घाट उतार दिया घर की मालकिन को ही इस किराएदार दंपत्ति ने। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किराएदार दंपत्ति अजय गुप्ता और उनकी पत्नी आकृति गुप्ता, इन्होंने अपनी मकान मालकिन दीपशिखा शर्मा को 4 महीने का बकाया देने की बजाय मौत दे दी। अपने दूसरे फ्लैट पर किराया लेने गई थी और जब देर रात तक वह नहीं लौटी तो उनकी मेट को शक हुआ और वह उस फ्लैट में गई और उनकी संदिग्धता के आधार पर उस घर की तलाशी ली गई, जहां पर एक लाल बैग में दीपशिखा शर्मा के शव को बरामद किया गया है। उन किराएदारों के नाम अजय गुप्ता व आकृति गुप्ता है। दोनों पुलिस हिरासत में हैं और परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। तो किराएदार पति पत्नी पर मकान मालकिन की हत्या का ये बड़ा आरोप। 4 महीने से किराएदार ने फ्लैट का किराया नहीं दिया था। मकान मालकिन किराया मांगने गई, तब ये विवाद हो गया और विवाद बढ़ा, जिसके बाद मकान मालकिन की किराएदारों ने हत्या कर दी। शव को सूटकेस में भरा और सूटकेस में भरकर शव को बेड में छिपा दिया। घर में काम करने वाली महिला को शक हुआ और इसी के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ है। हत्या के आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये खूनी किराएदार कहे जाएंगे जिन्होंने मकान मालकिन की बेरहमी से हत्या कर डाली। 4 महीने से इन्होंने घर का किराया चुकाया नहीं था। मकान मालकिन खुद जब किराया मांगने गई तो फिर इन्होंने मकान मालकिन को मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को सूटकेस में भरकर बेड के नीचे छिपा दिया। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता सुशील की एक रिपोर्ट। जो मकान मालकिन है उसका नाम दीपशिखा बताया जा रहा है और दीपशिखा इसी फ्लैट में जो एफ ब्लॉक में 506 है, जहां पर किराए लेने के लिए यहां पर आई और उसके बाद जो आरोपी यहां पर रहते थे अजय गुप्ता और आकृति गुप्ता, उनके साथ उनकी बहस हुई और बहस होने के बाद उन्होंने उसको मारा और मारने के बाद दीपशिखा को सूटकेस में रखा। हालांकि जो इस पूरे मामले में यानी कि जो दीपशिखा की मेड थी उसको शक हुआ और उसके बाद जब वो यहां पर पहुंची तो वो भागने की लगभग तैयारी में थे। उन्होंने ऑटो भी बुला लिया था लेकिन उन्हें जबरदस्ती रोका गया। जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई उनके जो मेड के द्वारा तो उन्होंने कहा, यानी कि जो आरोपी हैं उन्होंने कहा कि वो शॉपिंग करने जा रहे हैं और इसीलिए सूटकेस लेके जा रहे हैं, लेकिन जबरन उन्हें रोका गया। और जब इस पूरे मामले की छानबीन की गई तो हैरान कर देने वाला मामला सामने निकल कर आया है। इसी फ्लैट में जो पूरी वारदात है वो की गई। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे फ्लैट को सील कर दिया है और अब जांच में जुट गई है। जो दोनों आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है कि आखिर इतनी बड़ी वारदात के पीछे की असली वजह क्या है। ये जो सूत्र हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि 5 से 6 महीने तक उन लोगों ने किराया नहीं दिया था और इसी को लेकर जो मकान मालकिन है वो यहाँ पर आती हैं। जब मकान मालकिन अपना किराया मांगती हैं तो उनसे वो बहस करते हैं और बहस करने के बाद अंदर खींचकर उन पर हमला करते हैं और उसके बाद उन्हें पीट कर मार देते हैं।
और ये खबर सामने आने के बाद जो आरोपी किराएदार है उसका कबूलनामा भी अब सामने आ गया है, जिसमें उसने न सिर्फ ये कबूल किया कि उसी ने मकान मालकिन को मारा, बल्कि ये भी बताया कि कितनी बेरहमी के साथ उसने मकान मालकिन का कत्ल कर डाला। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आपने मारा, मैंने किया, दोनों ने मिलकर किया। हमने गला घोटा, चुन्नी, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने किया, इसकी गलती नहीं है, मैंने किया। साथ थी, हम साथ थे, आप अपने पे मत लो, हमने साथ थे, साथ किया है। अब बताइए, किराएदार एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं। पति कह रहा है कि मैंने किया है, पत्नी कह रही है नहीं हम साथ में थे। लेकिन कुल मिलाकर इनकी ये दरिंदगी और इन्होंने बेरहमी के साथ अपनी मकान मालकिन की हत्या कर दी है, इस पे कहीं कोई शक शुबा अब है नहीं। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इस मामले में जांच आगे बढ़ा रही है और किस तरीके से इन्होंने मकान मालकिन की हत्या की। शुरुआती पूछताछ में इन्होंने बताया है कि इन्होंने गला घोटकर मकान मालकिन को मारा है। वही वो नौकरानी जिसे शक हुआ था और जो सबसे पहले यहां पहुंची थी जब ये दोनों पति पत्नी भागने की फिराक में थे, वो क्या कह रही है सुनाते हैं आपको। अंदर नहीं गई, मैं बाहर खड़ी हुई। शक तो मुझे जब ही हो गया था, तो एक जा रहा और एक आ रहा, तो नहीं अभी भी। वो अटैची लेकर नीचे उतरी थी ऑटो में जाने के लिए, ऑटो भी मंगवाया था उसने। अच्छा। हाँ, तब मैंने कह के कहाँ जा रही हो, कह के देखो मुझे शॉपिंग भी करना, कमल अमल भी लेना और मेरे को है ना अटैची घर भी जाना है। मैंने कहा कि जब तक मैम नहीं मिलेगी तब तक जाने नहीं दूँगी। मैं कि अटैची लो और चलो। और उसके बाद ऑटो में से वो अटैची लेकर फिर लिफ्ट में दोनों को साथ में ऊपर गई हूँ।